सभी को हार्दिक अभिवादन। हम आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी शुरू करने जा रहे हैं। आज हम संगोष्ठी संख्या 34 के बारे में बात करेंगे, जो है स्थायी गुरुत्वाकर्षण केंद्र। इस संगोष्ठी का उद्देश्य ये है कि हम ये समझें कि अपने पूरे जीवन को पूरी तरह से समर्पित भाव से आंतरिक कार्य के लिए समर्पित करना कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि हम उस चीज़ तक पहुँचें जिसे हम उद्देश्यों की निरंतरता कहेंगे, यानी कि ताकि हम वह अनुशासन प्राप्त करें जो परिणाम देखने और इस आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति देखने के लिए आवश्यक है। यदि आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी संदेह या प्रश्न हो, तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और हम आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करना शुरू करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होता है। जब हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र की बात करते हैं तो हम एक ऐसे केंद्रीय बिंदु की बात कर रहे होते हैं जिसकी ओर सारी ऊर्जा या सारी शक्तियां एकत्रित होती हैं, यानी कि वहीं पर। हमारे पृथ्वी ग्रह पर एक नियम है जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। एक शक्ति होती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, जो इस आकर्षण को उत्पन्न करती है। इसी कारण अगर हम कोई वस्तु गिरा दें, यानी उसे हाथ में पकड़कर छोड़ दें, तो वह अनिवार्य रूप से नीचे गिरेगी, क्योंकि वह पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो जाएगी। असल में वह केंद्रीय बिंदु, वह बिंदु जिसकी ओर सभी वस्तुएं या सभी शक्तियां आकर्षित होती हैं, वही गुरुत्वाकर्षण केंद्र या ग्रेविटेटरी सेंटर कहलाता है। और इसे हम अपने भीतर भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। यही केंद्र वह धुरी है जिसके चारों ओर हमारा पूरा अस्तित्व घूमता है। हमारी सारी ऊर्जा और हमारा सारा समय प्रायः कुछ विशेष गतिविधियों या घटनाओं और अनुभवों के इर्द गिर्द संगठित होता है, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण केंद्र का निर्माण करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास एक व्यापार है, एक दुकान है और वह किसी विशेष प्रकार के उत्पाद बेचता है। वह व्यक्ति लगभग पूरा दिन, लगभग हर समय उसी व्यापार में उन उत्पादों की बिक्री में व्यस्त रहता है। पूरा दिन वह सप्लायर्स के बारे में सोचता रहता है, पूरा दिन ग्राहकों के बारे में सोचता है, किन उत्पादों को खरीदना है, बैंक के कर्ज के बारे में, सप्लायर्स के कर्ज के बारे में, उसे अपने खर्चों को चुकाने के लिए कितने पैसे चाहिए, किराया कितना देना है और आखिर में उसके पास कितना बचेगा। इन्हीं सब बातों में उसका दिन बीतता है। यही उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। ये उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्यों है? दरअसल इसका कारण यह है कि न केवल उस समय जब वह अपने काम में इन गतिविधियों को कर रहा होता है, बल्कि अपने दिन के अन्य पलों में भी वह व्यक्ति हमेशा उसी काम पर पूरी तरह से केंद्रित रहता है। उदाहरण के लिए, सुबह नाश्ते के समय व्यक्ति अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा है और जब वह अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता है तो क्या हो रहा है? थोड़ा सोचिए। जब वह अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता है तो वह व्यक्ति ये सोच रहा होता है कि आज उसे अपने काम में क्या-क्या करना है, किन लोगों को फ़ोन करना है, क्या उसके पास बैंक की किश्तें चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे, अपने व्यवसाय में कौन-कौन सी गारंटियां देनी हैं और भी कई चिंताएं। अपना सारा समय, चाहे वह समय उस व्यवसाय के लिए निर्धारित न भी हो, व्यक्ति उसी के बारे में ही सोचता रहता है। वह अपने काम में करने वाली गतिविधियों के बारे में लगातार सोचता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन जाता है। अगर वह व्यक्ति छुट्टियों पर जाता है और कहता है, मैं कुछ समय के लिए इस काम से दूर जा रहा हूँ क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से अपनी छुट्टियों के दौरान या जब भी वह उस काम में होगा, वह व्यक्ति अपने व्यवसाय की सभी समस्याओं के बारे में सोचता रहेगा। क्योंकि वही गुरुत्वाकर्षण केंद्र हमें अपनी ओर खींच लेता है, हमारी जिंदगी को अपने में समेट लेता है। हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? बात यह है कि अगर हम सच में अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने उद्देश्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी और वह भी उस दिशा में जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती है, उस ओर जो हमारे अस्तित्व का असली उद्देश्य है। हम सच में क्या चाहते हैं? हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? हम यहाँ किस लिए हैं? हमारे अस्तित्व का उद्देश्य आखिरकार क्या है? इसमें कोई निस्संदेह संदेह नहीं कि जब हम इन गूढ़ और गहन अध्ययनों में प्रवेश करते हैं, तो हमारा उद्देश्य वास्तव में आत्म साक्षात्कार बन जाता है। 100% ज्ञान को जागृत करना, 100% चेतना को जागृत करना, उस पूर्ण सुख की अवस्था तक पहुंचना, पूर्ण प्रबुद्धता तक पहुंचना, जो इस आंतरिक कार्य का मुख्य उद्देश्य है।
जब हमारे पास इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना महत्वपूर्ण और अत्यंत विशिष्ट उद्देश्य होता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें पूरी तरह से पूर्ण मन, तन और आत्मा से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उसी बिंदु पर केंद्रित होना पड़ेगा। अर्थात सारी ऊर्जा उसी बिंदु की ओर केंद्रित या प्रवाहित होनी चाहिए, जो कि वही गुरुत्वाकर्षण केंद्र है जिसे आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। वास्तव में हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान भी निश्चित रूप से उसी दिशा में ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं, अक्सर उदाहरण के लिए, विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति किसी विषय, खेल या पेशे में विशेषज्ञ बनना चाहता है, तो वह महत्वपूर्ण उद्देश्य हमेशा अनुशासन से ही जुड़ा होता है। यानी वह व्यक्ति अपना कीमती समय, अत्यधिक मेहनत और ऊर्जा उस गतिविधि के विकास में लगाना शुरू कर देता है। और लगातार निरंतरता, अनुशासन और समर्पण के साथ लगाए गए समय के कारण धीरे धीरे वह अपने कार्य को और भी निखारने लगता है और परिणाम प्राप्त करने लगता है। एक खिलाड़ी हर दिन उस खेल में अभ्यास करना शुरू कर देता है जिसमें उसे बहुत जुनून है। 10, 12, 13, यहाँ तक कि 15 घंटे प्रतिदिन लंबे समय तक अभ्यास करता है और समय के साथ वह उस खेल में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यही बात किसी पेशे के मामले में भी लागू होती है, या यहाँ तक कि कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखने में भी। अनुशासन और निरंतर समर्पण ही पूर्णता तक ले जाते हैं। अगर हम हर दिन नियमित और लगातार अभ्यास करें और किसी वाद्य यंत्र को बजाना सीखें अनुशासन और निरंतरता के साथ, तो समय के साथ हम धीरे धीरे परिणाम देखना शुरू कर देंगे और उसमें सच्चे विशेषज्ञ बन सकते हैं। यह निश्चित है। अगर हमारा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, तो हमें उसी दिशा में उद्देश्यों की निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, खासकर अगर हम सच में परिणाम देखना चाहते हैं। हम में से कई आंतरिक कार्य में फल न मिलने की शिकायत करते हैं, और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि हम लगातार नहीं रहते। अब यह निरंतरता बनाए रखना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भीतर कई हिस्से हैं, कई मैं या गलत होने के तरीके हैं। कोई एकीकृत जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी अनुशासन और निरंतरता की जिम्मेदारी ले सके। जब एक दोष कुछ कहता है तो दूसरा उसका विरोध करता है। उदाहरण के लिए, एक दोष कह सकता है कि हम कल सुबह जल्दी 5 बजे उठेंगे ताकि डरविश यानी हमारे चेतना जागरण, उन्नयन या जो भी अभ्यास हमने सीखे हैं वे कर सकें। लेकिन बाद में कोई और दोष विपरीत इरादे के साथ प्रकट होता है, जिससे हमारे भीतर आंतरिक विरोधाभास उत्पन्न होता है। दोष यह बात कह सकता है और यहाँ तक कि अपने मोबाइल में अलार्म भी लगा देता है ताकि वह समय पर बजे। लेकिन जब अलार्म बजता है तो आखिरकार क्या होता है, थोड़ा सोचिए। क्या आप जानते हैं? एक और मनोवैज्ञानिक दोष है आलसी, सुस्त, जो उस बात का विरोध करता है जो उसने पहले दिन कही थी। वही दूसरा मनोवैज्ञानिक दोष। सही है ना? नहीं, मैं इतनी सुबह क्यों उठूं जब इतनी ठंड, थोड़ी ज्यादा ठंड हो रही है। इसके अलावा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सोती रहूंगी। असल में तो फिर क्या हुआ? कोई भी निरंतरता नहीं रही और कभी भी उस उद्देश्य, उस अनुशासन का पालन नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ, अब से मैं हर दिन ध्यान करूंगा, मैं हर रात 9 बजे ध्यान का अभ्यास शुरू करूंगा, और वह इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, तो शायद वह 1 दिन, 2 दिन ऐसा करे, लेकिन तीसरे दिन कोई और दोष सामने आता है जो कहता है, नहीं, माफ कीजिए, लेकिन यह समय तो मैंने पहले ही किसी और चीज के लिए रख लिया था। और इसी तरह आंतरिक विरोधाभास उत्पन्न होता है जो उद्देश्य की निरंतरता बनाए रखने से रोकता है। तो अब मुझे टेलीविजन देखने की थोड़ी इच्छा होती है, मुझे सोशल मीडिया देखने की इच्छा होती है, मुझे दूसरों के साथ बातचीत करने की इच्छा होती है, और यहीं पर उस निरंतरता का अंत हो जाता है, वहीं उस उद्देश्य की सीमा आ जाती है। इसीलिए जब तक हमारे भीतर मनोवैज्ञानिक दोष मौजूद हैं और जब तक वे पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उद्देश्यों की निरंतरता बनाए रखना बहुत कठिन होगा। और यही कारण है कि इतना महत्वपूर्ण है कि हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थापित करना शुरू करें। जब हम इन अध्ययनों तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत उत्साहित होकर आते हैं, काम करने की बहुत इच्छा के साथ, आत्म साक्षात्कार की चाहत के साथ। लेकिन कुछ समय बाद वह इच्छा, वह आकांक्षा, वह प्रेरणा कई बार ऐसा भी होता है कि किसी न किसी तरह से खो जाती है। ठीक उसी कारण से जिसका हमने अभी कुछ समय पहले उल्लेख किया था, हमारे भीतर विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं मौजूद हैं। उनमें से कुछ जागना चाहती हैं, इस महान आंतरिक कार्य को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन कुछ नहीं चाहती। कुछ अवस्थाएं किसी और चीज में लगना पसंद करती हैं। वे काम की चिंता में रहती हैं, कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने की चिंता में, पारिवारिक समस्याओं में उलझी रहती हैं, या फिर बस किसी आलसी गतिविधि में मग्न हो जाती हैं जो उनके रास्ते में आ गई, जैसे कोई सीरीज जिसे उन्होंने देखना शुरू किया और अब वे हर दिन उसे देखना चाहती हैं। मेरे भीतर वे मानसिक अवस्थाएं अब रुचि नहीं दिखाती।
उनमें इस कार्य, अभ्यास या आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा नहीं बची। वह इच्छा झूठी साबित हुई। वह मेरे घमंडी अहंकार की आकांक्षा थी जो कहता था, हाँ, मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनना चाहता हूँ। यह मेरे लालची स्व की आकांक्षा थी। नहीं, मैं ब्रह्मांड का सारा ज्ञान चाहता हूँ। यह मेरे अत्याचारी स्व की आकांक्षा थी। मैं पूरी प्रकृति पर शासन करना चाहता हूँ। लेकिन यह हमारे भीतर के देवता की आकांक्षा नहीं थी। यह उस जिम्मेदार व्यक्ति की आकांक्षा नहीं थी जो हमारे भीतर है। दरअसल, और इसी कारण होता है कि बहुत से लोग जिन्होंने शपथ ली थी और दृढ़ता से यह कहा था कि वे अपना पूरा जीवन इस कार्य, इस आंतरिक साधना को समर्पित कर देंगे, वे किसी भी कारण से, चाहे वह उचित हो या अनुचित, अंत में इस कार्य को छोड़ देते हैं। वे फिर से जीवन की धारा में बह जाते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हम सभी एक महत्वपूर्ण प्रयोग में डूबे हुए हैं, जिसे हम सौर प्रयोग कह सकते हैं। सूर्य, जो कि परम है, हमारे साथ एक प्रयोग कर रहा है। इस प्रयोग का उद्देश्य, या कहें कि इस प्रयोग का मुख्य और महत्वपूर्ण मकसद सौर पुरुषों का निर्माण करना है। एक सौर पुरुष वह प्राणी है जो पूरी तरह से जागरूक है, वह प्राणी जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी चेतना का 100% जागरण प्राप्त कर लिया है। यही है एक सौर पुरुष। दरअसल एक सौर पुरुष या सौर महिला बनने के लिए उसके भीतर कुछ विशेष प्रकार के सौर बीजाणु होते हैं। हर इंसान के अंदर भी कुछ सौर बीजाणु होते हैं। ये सौर बीजाणु हमारी रचनात्मक यौन ऊर्जा है जो हमारे यौन ग्रंथियों में स्थित होती है। पुरुषों में यह अंडकोश में होती है और महिलाओं में यह डिंब ग्रंथि में होती है। वहीं पर हमारी यौन ऊर्जा स्थित होती है और वही ऊर्जा, वही शक्ति धीरे धीरे परिवर्तित होकर अंततः उस बीज में बदल जाती है जिससे हम सूर्य पुरुष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त प्राणी बन सकते हैं। लेकिन उस बीज के विकसित होने के लिए, उस बीजाणु के विकसित होने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे जब आप एक बीज बोते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक पौधा, एक सुंदर पौधा उगे और बढ़ने लगे, तो उस पौधे के लिए भी कुछ आदर्श परिस्थितियां चाहिए होती हैं, कुछ अनुकूल परिस्थितियां, ताकि वह संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से और भी बेहतर तरीके से विकसित हो सके। उस बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नमी, तापमान और उपयुक्त मिट्टी। अगर आपको याद हो तो एक पवित्र पुस्तक में एक दृष्टांत है, बोने वाले का दृष्टांत। उसमें विस्तार से बताया गया है कि एक किसान के पास कुछ बीज थे और उसने उन्हें अलग अलग प्रकार की ज़मीन पर गिरा दिया। कुछ बीज पत्थरों के बीच गिरे और वे पूरी तरह से विकसित नहीं हो सके, वे बढ़ नहीं पाए, केवल थोड़े समय के लिए ही जीवित रहे। अन्य बीज कांटों के बीच गिरे और वे धीरे धीरे घुटकर समाप्त हो गए। वे पौधे विकसित नहीं हो सके क्योंकि उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व, पानी और धूप नहीं मिली, जिससे वे कमजोर रह गए और सूख गए। इसी तरह कुछ अन्य बीज रास्ते के किनारे गिर गए जहां मिट्टी कठोर थी और नमी की कमी थी, इसलिए वे अंकुरित नहीं हो सके और पक्षियों ने उन्हें खा लिया। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी थे जो उपजाऊ भूमि में गिरे, जहां मिट्टी उपजाऊ थी और नमी भी पर्याप्त थी, जिससे वे आसानी से अंकुरित हो गए और स्वस्थ पौधे बन गए। कुछ बीज उपजाऊ और उपयुक्त जमीन पर गिरे और वे सच में अच्छी तरह से अंकुरित हो सके। हमें भी वास्तव में एक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता और महत्व होता है। हमें भी अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता है ताकि हमारे सौर जीवाणु विकसित हो सकें और फल दे सकें, ताकि वे पूर्ण रूप से, पूरी तरह से बढ़ सकें और वे फल उत्पन्न कर सकें जिनकी हम वास्तव में आकांक्षा करते हैं, सूर्य पुरुष बनना। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे उपजाऊ जमीन बनती है? वे कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं ताकि वे बीज सही तरीके से विकसित हो सकें? खैर, हम खास तौर पर 3 परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे और आप जल्दी ही समझ जाएंगे क्यों। क्योंकि यह सीधे उस बात से जुड़ा है जो हमने पहले गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बारे में कही थी। पहली शर्त यह है कि वह बीज सही रूप से विकसित हो सके। इसके लिए हमारा भौतिक शरीर अच्छी स्थिति में होना चाहिए, यानी मुख्य रूप से हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा यौन केंद्र और हमारा मन, ये सभी चीजें अच्छी स्थिति में, यानी एकदम स्वस्थ और संतुलित अवस्था में होना चाहिए। हम अच्छी स्थिति में यौन अंग से क्या मतलब रखते हैं? इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास उसका पूरा यौन अंग सुरक्षित हो, उसने अपने किसी भी यौन अंग को न खोया हो। कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से कुछ लोगों के अंडाशय, गर्भाशय या पुरुषों के मामले में प्रोस्टेट ग्रंथि को निकाल दिया गया है। ऐसे मामलों में अब उनके पास पूरा यौन अंग नहीं रह जाता। यह उन्हें अपनी यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने से और इसीलिए उन सौर बीजाणुओं का विकास करने से पूरी तरह रोक देगा। एक और विशेषता यह है कि रीढ़ की हड्डी सही, अच्छी और संतुलित स्थिति में हो,
अब उन लोगों के मामले में जिनके पास उनका यौन अंग है लेकिन उन्होंने ट्यूब्स की लिगेशन या नसबंदी वेस्टेक्टोमी जैसी सर्जरी करवाई है। कुछ मामलों में लोगों ने बंध्याकरण की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। हालांकि ऐसी सर्जरी उपलब्ध हैं जो इस प्रक्रिया को उलट सकती हैं और यौन अंगों के अच्छे कार्य को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इन मामलों में व्यक्ति को जो करना चाहिए वह है उस प्रक्रिया को उलटने के लिए सर्जरी करवाना। उदाहरण के लिए महिलाओं के मामले में ट्यूब्स को फिर से जोड़ना संभव है, यानी नलिकाओं को फिर से जोड़ना, ताकि ऊर्जा का रूपांतरण संभव हो सके। ये उस स्थिति में किया जा सकता है जब केवल ट्यूब्स बांधने या नसबंदी वेसेक्टोमी की प्रक्रिया हुई हो। लेकिन अगर यौन अंग पहले ही खो दिए गए हैं तो फिर इसे उलटना संभव नहीं होगा। यह ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि रीढ़ की हड्डी के मामले में उसमें हर्निया, कुछ अन्य बीमारियां, स्कोलियोसिस या फिर अन्य रोग हो सकते हैं जो शरीर में कुछ दर्द पैदा करते हैं। फिर भी जब तक रीढ़ पूरी तरह से संरक्षित है और संरचनात्मक रूप से पूरी तरह अखंड है, तब तक वह अपना कार्य सामान्य रूप से करती रह सकती है। रीढ़ की सभी कशेरुकाओं का आपस में पूरा संबंध होता है। व्यक्ति चल सकता है, रीढ़ में कोई टूट फूट नहीं होती, इसलिए वह अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। इनमें से कोई भी समस्या व्यक्ति के लिए अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने में बाधा नहीं बनेगी। हाँ, यह बाधा तब बन सकती है जब, उदाहरण के लिए, व्यक्ति का कोई दुर्घटना हो जाए और उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाए। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो व्यक्ति अपनी गतिशीलता खो देता है, वह चल नहीं सकता और यह टूटना ऊर्जा के ऊपर चढ़ने में भी बाधा बनता है। ऊर्जा उस बिंदु तक पहुंचती है और आगे नहीं जा सकती, वह रीढ़ के अगले हिस्से में नहीं जा पाती, उसका ऊपर की ओर बढ़ना रुक जाता है। कभी कभी इसलिए यह भी एक प्रतिकूल स्थिति हो सकती है जिससे व्यक्ति सूर्य के कीटाणुओं को विकसित करने में सक्षम हो सके। और यह भी बहुत जरूरी है कि हमारा मन अच्छी स्थिति में हो, यानी हमारे पास चिंतन करने की क्षमता हो, अपनी गलतियों को पहचानने की समझ हो और इस तरह हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को दूर कर सकें। हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ न हो जिससे यह आंतरिक कार्य करना असंभव हो जाए। यही पहली शर्त है। हमारा भौतिक शरीर, जिसमें मन भी शामिल है, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि हमारे पास चेतना की क्रांति के 3 कारकों का स्पष्ट ज्ञान हो जिसे व्यवहार में लागू किया गया हो। तीसरी शर्त है उद्देश्य की निरंतरता या आत्म अनुशासन। हम इस व्याख्यान के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं। हो सकता है कि हम में से कई लोग पहली 2 शर्तों को पूरा करते हों, लेकिन तीसरी शर्त, संकल्पों की निरंतरता, की कमी हो सकती है। इसलिए यह वास्तव में अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्थानांतरित करें। यदि सूर्य अपने प्रयोग में असफल हो जाता है तो वह हमारी जैसी जाति में रुचि खो देता है और फिर वह जाति विनाश और पतन के लिए अभिशप्त हो जाती है। हम सूर्य के लिए एक फसल हैं, लेकिन हम एक फलदायी फसल बन सकते हैं या फिर एक खोई हुई फसल, निश्चित रूप से। यदि अधिकांश मनुष्यों को इस कार्य में रुचि नहीं है और वे उस उच्च स्तर के पतन के कारण अपने बीज को सड़ा देते हैं जहां तक हम पहुंच चुके हैं, यदि हम आगे बढ़ने की संभावना खो देते हैं, यदि हम जागने और सौर पुरुष बनने में रुचि खो देते हैं, तो वह समय आ जाएगा जब इस जाति को नष्ट होना पड़ेगा, उसे गायब होना पड़ेगा, ताकि एक नई जाति, एक नई फसल के उदय के लिए रास्ता बन सके। यही है वास्तव में सौर प्रयोग का भी यही सार। इसी कारण जब सूर्य अपने फल देने में सफल हो जाएगा, जब यह फसल अपने फल देने में सफल हो जाएगी, जब वे सूर्य पुरुष प्रकट हो जाएंगे, तब यह मानवता असफलता के लिए अभिशप्त हो जाएगी। इसी कारण कई सम्मेलनों में हमने मानवता के अंत के बारे में थोड़ा और विस्तार से, गहराई से बात की है। यानी एक ऐसा समय अवश्य ही निश्चित रूप से आएगा जब अधिकांश लोगों के बीज, उनके अंकुर, अब विकसित होने की संभावना नहीं रखेंगे और इसीलिए इस फसल को एक खोई हुई फसल माना जाएगा जो अंततः एक नई मानवता के उदय का कारण बनेगी। हम उस गुरुत्वाकर्षण केंद्र को आखिरकार वास्तव में कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकें? हम उस उद्देश्य की निरंतरता को सच में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना। हमें खुद से एक बहुत ही ईमानदार और गहराई से सोचने वाला सवाल पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ पूछना होगा, और वह सवाल यह होगा, क्या मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी, अपने जीवन के हर पहलू को अपने ऊपर गूढ़ कार्य या आंतरिक कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, और क्या मैं इस समर्पण के महत्व को पूरी तरह समझता हूँ? क्या हम वास्तव में अपनी पूरी जिंदगी को आत्म साक्षात्कार, अपनी चेतना के जागरण के लिए थोड़ा और विस्तार से, सच्चे मन से, पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से ज़रूर और बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि हम में से कई लोग यहाँ सिर्फ एक और विषय सीखने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यह हमें एक अच्छा शौक, एक रुचि या कोई नई आकर्षण लगती है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम सच में अंत तक पहुँचना चाहते हैं।
अगर हम सच में प्रगति या परिणाम देखना चाहते हैं तो हमें निरंतरता बनाए रखनी होगी और इसके लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और लगातार प्रयास भी करना होगा। क्या हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह समय निवेश करने के लिए सच में तैयार हैं? जब हम खुद से यह सवाल पूछ लेते हैं, तो हमारे पास एक जवाब होगा जो यह हो सकता है, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी इस कार्य को समर्पित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, या नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरी अन्य रुचियाँ हैं। और इस तरह अगर हम वास्तव में पूरी ईमानदारी से जवाब देते हैं, हाँ, अगर हम पूर्ण रूप से पूरी तरह से तैयार हैं, तो हमें एक स्थानांतरण, एक गहरा और महत्वपूर्ण रूपांतरण शुरू करना होगा। हमें वह समय और ऊर्जा जो हम अभी अपनी व्यक्तित्व, अपनी अहंकारी इच्छाओं, अपनी कमियों को दे रहे हैं, उसे अब हमें अपनी चेतना में, अपने आंतरिक विकास और आत्म परिवर्तन में निवेश करना शुरू करना होगा। इस ग्राफ के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब हम अपनी व्यक्तित्व और अपने अहंकार को बहुत अधिक समय, ऊर्जा, प्रयास और ध्यान दे रहे होंगे। तब हम धीरे-धीरे उस समय को कम करना शुरू करेंगे, जब तक कि हम केवल उतना ही समय, प्रयास और ध्यान निवेश न करें, जितना बिल्कुल या अत्यंत आवश्यक है। खुद को बनाए रखने के लिए, जीने के लिए, क्योंकि हमें काम करना, पैसे कमाना, खाना और अपनी बुनियादी ज़रूरतें, जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास, पूरी करनी होती हैं। बस इतना ही। लेकिन बहुत सारा खाली समय है, जिसे हम अपनी कमियों को दे रहे हैं। तो वह सब कुछ स्थानांतरित किया जाना चाहिए और केवल मूलभूत चीज़ें रहनी चाहिए जो हमें जीने के लिए चाहिए, और बाकी समय हम आत्म साक्षात्कार में लगाएंगे। अब हम ये स्थानांतरण कैसे करेंगे? ये स्थानांतरण थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे किया जाएगा। ये एक दिन से दूसरे दिन में नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लें। ये कोई अचानक बदलाव नहीं। कह दें, अब मैं खुद को आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित कर दूंगा। तो मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को एक तरफ रख दूंगा। मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा। नहीं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों या अपने कर्तव्यों के प्रति गैर ज़िम्मेदार बन जाएं। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर दें, उन्हें छोड़ दें या उनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा न करें। दरअसल नहीं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करना पूरी तरह से गलत होगा। हम यह बदलाव धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक करेंगे, उस समय का उपयोग करके जो हमारे लिए कोई लाभ नहीं देता, वह समय जो हम व्यर्थ गंवा देते हैं और जो हमारे आंतरिक विकास में कोई योगदान नहीं करता। उदाहरण के लिए, इस समय मैं अपने अधिकतर समय को, यानी अपने दिन के कई घंटों को नींद में बिता सकता हूँ, जो कि अक्सर अनावश्यक रूप से अधिक होता है। हम रोजाना 8 घंटे से ज़्यादा सोने या आराम करने में समय बिता सकते हैं। वास्तव में हम अपने समय का बड़ा हिस्सा काम में भी लगा सकते हैं। हम रोजाना 8, 10 या यहाँ तक कि 13 घंटे भी काम कर सकते हैं। हम अपने समय का बड़ा हिस्सा मनोरंजन में भी लगा सकते हैं। यही वह है जो अधिकांश लोगों के साथ होता है, जो इस ज्ञान तक पहुँचते हैं। उनका समय कुछ इस तरह बटा होता है, बहुत सारा समय मनोरंजन के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, नींद और काम के लिए भी काफ़ी समय। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। खुद को आत्मसात करने, अपने ऊपर काम करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। हम इस बदलाव की शुरुआत आखिर कैसे करें? तो ये बदलाव धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही होगा। दरअसल यानी मुझे अब यह स्पष्ट है कि वे कौन-सी आध्यात्मिक साधनाएँ हैं जिन्हें मैं शुरू कर सकता हूँ ताकि अपने आंतरिक कार्य में परिणाम देख सकूँ। आप सभी ने विभिन्न व्याख्यानों के दौरान देखा है कि हमारे पास बहुत सारी साधनाएँ हैं। यहाँ सुप्रासेक्सो की प्रैक्टिस सिखाई जाती है, जहाँ हम अब ऑर्गेज़्म या स्खलन यानी अपनी यौन ऊर्जा को बाहर निकालना छोड़ देंगे और उस समय को यौन रूपांतरण की साधना में लगाना शुरू करेंगे। दरविशों की प्रथाएं जो सुबह-सुबह की जाती हैं ताकि जिगर को डिटॉक्स किया जा सके, हमारे चक्रों को भी सकारात्मक रूप से सक्रिय किया जा सके, ताकि हम ध्यान केंद्रित कर सकें और एकाग्रता विकसित कर सकें। कॉस्मिक शक्तियों का रूपांतरण, जो पाठ्यक्रम में सिखाई जाने वाली प्रथाओं में से एक है। अंतर्ज्ञान को जगाने के लिए ओ अक्षर का मंत्रोच्चार, क्षण क्षण में मृत्यु, जिसे हम अपनी दैनिक जीवन के हर पल में करते हैं, चिंतनशील ध्यान, जागते रहना और प्रार्थना प्रथा, कुआन पर ध्यान, निधियों का स्थानांतरण, मानवता के लिए बलिदान, दूसरों को सिखाना, मछली पकड़ना, परिचय देना, दिन की पुनरावलोकन और क्रॉस में वार्ता। ठीक है, ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जिन्हें हमने अब तक देखी गई इन सम्मेलनों के दौरान पहले ही सीख लिया है। आइए हम उस समय को, जो हम अपने अहंकार और अपनी व्यक्तित्व को दे रहे थे, अब इन सभी अभ्यासों में लगाना शुरू करें। लेकिन मैं ये बहुत धीरे-धीरे करूँगा। मैं एक छोटे से समय से ही शुरू करूँगा। उदाहरण के लिए, मैं अपने अहंकार से 1 घंटा समय छीन लूँगा।
मान लीजिए कि वह 1 घंटा मैं मनोरंजन में किसी निष्क्रिय गतिविधि जैसे टीवी देखना, सीरीज या सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या किसी और ध्यान भटकाने वाली चीज में ही लगा रहा था। तो मैं सोचता हूँ, मैं वह 1 घंटा अपने अहंकार से ही छीन लूँगा, जो उसे हमेशा अपने लिए ही चाहता है, और अब वह समय मैं अपनी ही चेतना में ही थोड़ा-सा और ध्यानपूर्वक लगाऊँगा। अब से मैं उस समय को चिंतनशील ध्यान अभ्यास में लगाऊँगा। उदाहरण के लिए, जिसे हम पहले ही सम्मेलन नंबर 22 में सीख चुके हैं। मैं हर दिन अपनी चिंतनशील ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। मान लीजिए रात के 9 बजे, जैसा कि हमने पहले उदाहरण में बताया था। उस समय आमतौर पर मैं अपना समय मनोरंजन में बिताता था, लेकिन अब मैं ध्यान करना शुरू करूंगा। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, क्योंकि दोष, आदतें हमारे समय और ऊर्जा के आदी हो चुके हैं, और अब हम उनसे ये छीनने जा रहे हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी संपत्तियां हैं, क्योंकि अब हमारे लिए अब कुछ और कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआत में दोष हमारे भीतर प्रतिरोध, झुंझलाहट पैदा करेंगे। ध्यान करते समय हम असहज महसूस करेंगे। उसी समय हमारे मन में अन्य योजनाएं भी आ सकती हैं, और हमें उन्हें नकारना पड़ेगा तथा ध्यान के लिए एक तरह का त्याग करना होगा। हम अपना ध्यान करते हैं। अगले दिन फिर से वही। जब मैं अपने समय का एक हिस्सा स्थानांतरित करने में, अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र स्थानांतरित करने में सफल हो जाता हूँ, तो मुझे एक निर्णय लेना होता है। मैं आज से हर एक दिन प्रतिदिन रात को ठीक 9 बजे ध्यान अभ्यास करना शुरू करूंगा। ये कब तक करना है? जब तक आत्मबोध प्रबुद्धता न पाऊं। यही निर्णय है। मैं इसे कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं करूंगा, नहीं। इस क्षण से जब मैं यह स्थानांतरण करता हूं, तब तक जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता। मेरा लक्ष्य जो है आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना, ये कुछ स्थायी है और मैं इसे वहीं बनाए रखूंगा। मैं अपनी ध्यान की समय सीमा बनाए रखना शुरू करूंगा। कुछ समय तक इसे बनाए रखने के बाद मुझे एहसास होगा कि यह मेरे लिए हर बार आसान होता जा रहा है, कि इस गतिविधि को करने के लिए मुझ में और अधिक शक्ति आ रही है, और मैं अनुशासन बनाए रख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे हर दिन करने की आदत डाल चुका हूँगा। और जब मैं देखूंगा कि उस ध्यान के समय को बनाए रखना मेरे लिए आसान हो गया है, तब मैं कहूँगा, अच्छा, अब मैं इसमें से थोड़ा और समय कम कर दूंगा। अब मैं इतना नहीं सोऊंगा, मैं 8 या 10 घंटे नहीं सोऊंगा, बल्कि 1 घंटा कम सोऊंगा, और उस 1 घंटे को अपनी सब्लिमेशन की प्रैक्टिस या दरवेशों की प्रैक्टिस या ओ मंत्र का जाप करने में लगाऊंगा। मैं ये बदलाव करता हूँ, और उस पल से जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक हर दिन इस अभ्यास को लगातार करता रहूंगा, बिना किसी अपवाद के। हर दिन मैं इस अभ्यास को बनाए रखूंगा। और अब मेरे पास 2 अभ्यास हैं, जिन्हें मुझे निरंतरता और अनुशासन के साथ बनाए रखना है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह प्रयास धीरे-धीरे कम होता जाता है, क्योंकि मैं अभ्यास करने और उस स्थान को बनाए रखने की आदत डालता जा रहा हूँ। इस तरह धीरे-धीरे मैं अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थानांतरित करता जाता हूँ। जब मुझे वर्तमान अनुशासन पर अधिकार मिल जाता है, तो मैं उन चीजों से, जो अब भी समय की बर्बादी हैं, ऐसी निष्क्रिय गतिविधियां जिनका कोई अर्थ नहीं है, थोड़ा और समय निकाल सकता हूँ, और उसे जागरूकता को समर्पित करना शुरू कर देता हूँ। एक समय ऐसा भी आएगा, कभी न कभी, जब हम अपने काम से भी समय निकाल सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो अब हम कम काम करेंगे। इससे मुझे जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ें मिल जाएंगी, और जो समय मेरे पास बचेगा, उसे मैं, उदाहरण के लिए, मानवता के लिए बलिदान में लगाना शुरू कर दूंगा, और उस स्थान को बनाए रखूंगा। और इसी तरह हम यह स्थानांतरण करते हैं। जैसे-जैसे हम यह स्थानांतरण करते हैं, हम परिणाम देखना शुरू करेंगे, और हम प्रगति और जागृति की उस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। अंत में आइए 2 चंद्रमाओं के बारे में बात करते हैं। इसका इस सम्मेलन से क्या संबंध है? दिखाई देने वाला चाँद हमारे दिखाई देने वाले अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, और छुपा हुआ चाँद हमारे छुपे हुए दोषों का, उन दोषों का जो हम देखने के आदी नहीं हैं। जब हम अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखना शुरू करते हैं, तो आमतौर पर हमारे दिखाई देने वाले मैं ही सक्रिय रहते हैं। लेकिन साल के कुछ ऐसे चरण आते हैं जब लिलिथ पास आती है, जो एक छोटी सी चाँद है, जिसे ज्योतिषी एक दाल के दाने जैसी छोटी मानते हैं, और वह हमारे भीतर ऐसी मनोवृत्ति को सक्रिय कर देती है जिसकी हमें आदत नहीं होती। यह मनोवृत्ति छिपे हुए दोष होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं और हमें पतन की ओर ले जाते हैं। ये हमारी मनोविज्ञान के भीतर छिपे हुए अंधेरे दोष हैं, जो नहीं चाहते कि हम वह निरंतरता बनाए रखें। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति उन क्षणों में पहुंचता है जब यह छिपा हुआ चाँद सक्रिय होता है, तो वह अपनी अनुशासन, जो वह निभा रहा था, छोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। व्यक्ति रोज ध्यान कर रहा था, और अब उसके लिए यह आसान हो गया था, लेकिन उन दिनों में उसके लिए यह बहुत कठिन हो जाता है, और अपनी अनुशासन को बनाए रखने के लिए उसे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है।
व्यक्ति पहले से ही सुबह अपनी साधनाएं कर रहा था, वह जल्दी उठ रहा था, लेकिन उन दिनों में उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है और उसे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। यदि व्यक्ति वह अतिरिक्त प्रयास करता है और अपनी अनुशासन को बनाए रखने में सफल हो जाता है, तो जब लिलित दूर हो जाएगी, तब व्यक्ति के पास अतिरिक्त शक्ति आ जाएगी, पहले से अधिक शक्ति, जो उसे यह अनुमति देगी कि वह उस समय पर अधिकार कर सके जो अब तक अहंकार व्यक्तित्व को समर्पित था और उसे चेतना में निवेश कर सके। और इसी तरह हम आगे बढ़ पाएंगे, अपनी संपत्तियां अर्जित कर पाएंगे जो कि हमारा समय और ऊर्जा है, ताकि हम उन्हें अपनी आंतरिक प्रगति में निवेश कर सकें। ठीक है, आज की यह प्रस्तुति बस यहीं समाप्त होती है। सभी का भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वाक्य के साथ समाप्त करेंगे। इन मामलों में इतनी सारी बहानेबाजियां हैं, इतनी सारी टाल मटोले हैं, इतनी आकर्षक चीजें हैं कि वास्तव में इसी कारण से इस गूढ़ कार्य की तात्कालिकता को समझना लगभग असंभव हो जाता है। यह बात हमें सोचने के लिए प्रेरित करे, ताकि हम उस निर्णय पर ध्यान केंद्रित करें और सच में वास्तव में पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य, जो कि आत्म साक्षात्कार है, की ओर आगे बढ़ना शुरू करें। हम आपको हमारे संपर्क विवरण भी दे रहे हैं। यदि आप इन सम्मेलनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे Instagram पेज पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर भी। यदि आप WhatsApp के माध्यम से हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपको कोई अतिरिक्त सामग्री चाहिए। भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग और समर्थन। हम अगली कॉन्फ्रेंस में आपसे फिर से ज़रूर मिलेंगे।